ठेके तो पहले भी थे और आज भी हैं। आज कोई नया ठेका नहीं खुल रहा है। एमसीडी में इस कदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेंटर पे पैसा, कोई साफ सफाई नाम की व्यवस्था ही नहीं है। लगातार जिला अध्यक्ष रहकर भी मैंने महिलाओं की आवाज़ को उठाने का काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर सीए भी किया मैंने। हेलो दोस्तों, मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया न्यूज़ टास्क इंडिया। हमने आपको किसान आंदोलन का काफ़ी सर्वे दिखाया है और पब्लिक जो ओपिनियन है वो भी हमारे प्लेटफार्म के माध्यम से चलती आ रही है। फिलहाल एमसीडी के अंदर अब की बात देखेंगे कि एमसीडी के अंदर किसकी सरकार आने वाली है। जैसे कि जनता जानती है 15-16 सालों से तकरीबन इस समय बीजेपी सरकार एमसीडी में बनी हुई है। कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में सीधे जुड़ चुकी है कुसुम तोमर जी, जो कि वार्ड 54E से यहाँ पर दावेदारी कर रही है निगम के लिए आम आदमी पार्टी से। चलिए हम सीधा रुख करते हैं कुसुम तोमर जी की तरफ। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद भाई। कुसुम जी, आपका छोटा सा इंटरव्यू हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके वार्ड की जनता जानना चाहेगी। जी बिल्कुल। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुसुम तोमर आम आदमी पार्टी से और आज एक लोकसभा इंचार्ज हूँ महिला संगठन में। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ, दिल्ली में ही मेरी एजुकेशन हुई। पहले मैं सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल यही पास ही में, वहाँ से मैंने 12th किया अपना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर सीए भी किया मैंने। और शादी के बाद मैं जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से लगातार मैं अपना कोचिंग सेंटर चलाती आ रही हूँ। कोचिंग सेंटर चलाते चलाते मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में कुछ कमियां हैं। मुझे मेरा बचपन से ही सपना था, या सपना भी नहीं कह सकती, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ आगे जाना है, कुछ बनना है। हालांकि मेरा कोचिंग सेंटर का काम बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे यही लगता था कि अगर हम कुछ पहले पैदा हुए तो होते, आज़ादी की लड़ाई में हम काश हिस्सा ले पाते। मैं आपको इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। भाई कोई कहता है कि डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई टीचर भी कहता है। जब मैं छोटी थी लोग मुझसे पूछते थे कि आप क्या बनना चाहती हो, तो मैं उनको जवाब देती थी कि मैं इंदिरा गांधी बनना चाहती हूँ। तो शायद मैं इंदिरा गांधी बन पाऊँ या नहीं तो मुझे नहीं मालूम, वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके नक्शे कदम पर चलने की। जब मुझे लगा कि अन्न आंदोलन चल रहा है और आम जनता के लिए, समाज के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई आया है, तब मैं अपना कोचिंग सेंटर छोड़कर आम आदमी पार्टी तो बाद में बनी, अन्न आंदोलन में जुड़ने के लिए हम शौकिया तौर पर जाने लगे। धीरे धीरे वहाँ पर अच्छा लगा कि हाँ ये इंसान आगे बढ़ेगा तो कुछ जनता को फ़ायदा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी। उसके बाद लगातार मैं पार्टी में काम करती रही। पहले मैंने पोलिंग स्टेशन के उसमें अध्यक्ष के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में काम किया। वार्ड की जिम्मेदारी संभाली, फिर विधानसभा की, फिर जिले की और आज मैं लोकसभा संभाल रही हूँ। लगातार जिला अध्यक्ष रहकर भी मैंने महिलाओं की आवाज़ को उठाने का काम किया है। लगातार हम एरिया में काम कर। मैं एमसीडी के बारे में आप पूरी दिल्ली में कुछ 2-4 इलाकों को छोड़कर पूरी दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए, नालियों में कूड़ा इस कदर भरा हुआ है, कोई साफ सफाई नाम की व्यवस्था ही नहीं है। अब एक निगम पार्षद की बात करते हैं। निगम पार्षद का काम क्या है? मेन नालियों और गलियों की साफ़ सफाई। जब मच्छरों का टाइम आता है तो उसमें गलियों में, नालियों में उसका स्प्रे करवा दिया जाए, मच्छरों का दवाई छिड़काव कर दिया जाए, कोई इस तरह की कोई बीमारी उसको रोकथाम किया जाए। हर साल दिल्ली में मलेरिया, डेंगू फैल रहा है। कहाँ ये निगम पार्षद कर क्या रहे हैं? दिल्ली सारी गंदी कूड़ा हुआ। एमसीडी वालों को सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है। कहाँ पैसा कहाँ जा रहा है, साफ़ सफाई कहाँ हो रही है, और बीमारियाँ से इस कदर दिल्ली में मच्छर, मलेरिया कैसे फैला हुआ है। ये सारा काम किसका है? दिल्ली सरकार का नहीं है, ये सारा काम एमसीडी का है। और एक और बात हम करते हैं, भ्रष्टाचार।
एमसीडी में इस कदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेंटर पे पैसा, आप कहीं भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी से भी आप पकड़ के पूछिए बंदे से, उसका 15 गज का, 20 गज का, 50 गज का जो भी मकान है, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी कैसे, मतलब मकान बनाना हमारा एक सपना है, हम कैसे अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को जोड़ कर एक मकान बनाने के लिए खड़े होते हैं। पहले तो आधी कमर तो हमारी प्लॉट लेने में टूट गई, फिर उसके बाद जब हम मकान बनाने के लिए खड़े हुए तो एमसीडी वाले आ जाते हैं पैसा मांगने। किस बात का पैसा देना है हमें उन्हें? तो हम चाहते हैं कि हमारी एमसीडी में सरकार आए, जो क्षेत्रों में, नालियों में, गलियों में कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जो गंदगी इस कदर फैली हुई है, हम उस पर अपना काम करें। दिल्ली को बिल्कुल साफ़ सुथरा हम बनाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी, आपने मैम बीजेपी सरकार के काम गिनाए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार आरोप लगाती है दिल्ली सरकार पर कि जो बड़े नाले हैं जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं, उनकी साफ सफाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से पानी बैक मारता है और एमसीडी का काम, एमसीडी के ऊपर आरोप आ जाता है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बड़े नालों की साफ़ सफाई, ऐसा नहीं है कि बड़े नालों की साफ़ सफाई नहीं हो रही। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के द्वारा आप मुझे एक दो कोई भी नाला दिखा दीजिए जहाँ पर सफाई नहीं हो रही। ये सारा पानी जब हम एमसीडी में से, इसमें छोटी गलियों में से नालियों की सफाई नहीं करेंगे, उनको रास्ते ही नहीं देंगे पानी के लिए, तो कहाँ आप एमसीडी वाले आते हैं, कूड़ा निकालते हैं, बाहर रख देते हैं और वो कूड़ा वापस उसमें चला जाता है। अगर आप किसी से भी गलियों में जाकर पूछिए क्या कूड़ा एमसीडी वाले आते हैं? नहीं आते। अगर 4-6 महीने में आ भी गए, वो कूड़ा निकाल भी दो तो वापस। और ये आरोप बिल्कुल गलत है। बड़े नाले जो दिल्ली सरकार के अंडर, पीडब्ल्यूडी के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पर लगातार सफाई हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का क्या, कोई भी लगा सकता है। अच्छा, ये एक क्षेत्र में जाके आप मौके पर देखिए सर, ये चीज़ तो देखने में आई है, हमारे भी पब्लिक सर्वे चलते रहते हैं, पब्लिक की शिकायत है ये। लेकिन अभी एक मैम, ये पॉल्यूशन के ऊपर क्या बोलेंगे आप? 2022 में 10 जनवरी को लास्ट सर्वे हुआ था, वर्ल्ड सर्वे, उसमें दिल्ली पोल्यूशन के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पर आया था। क्या बोलेंगी मैम? 7-8 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार को हो गई है दिल्ली के अंदर, तो ये प्रदूषण कम नहीं होकर दे रहा, कब प्रदूषण कम होगा? देखिए, मैं सबसे पहले पॉल्यूशन पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगी। दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। दिल्ली इफ़ेक्ट करती है अपने आसपास के एरिया, अपने आसपास के राज्यों से। जब बाहर यूपी में और हरियाणा में पराली जलाते हैं तो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। जो दिल्ली से निकलकर जो गाड़ियाँ जाती हैं उनसे पॉल्यूशन होता है। जो ये फेरिफेरल वगैरह, मतलब बहुत सारी उन पर जो गाड़ियों पर रोक लगाई गई है, वो इसलिए कि दिल्ली में पॉल्यूशन ना बढ़े, ये भी कह सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने जो पॉल्यूशन को रोकने के लिए काफ़ी चीज़ें की हैं, ऑडी-1 भी चलाया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार से ज़्यादा शायद पॉल्यूशन पर कोई काम भी नहीं हुआ है आज तक। दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए सबसे पहले ऑडी-1 चलाया। पराली के निपटान के लिए भी बहुत सारी मतलब चीज़ें लेकर आए हैं वो। तो धीरे धीरे इस पर भी काम होगा, आगे भी काम होता रहेगा। अभी नहीं हुआ, आगे होगा? नहीं, ये नहीं कह सकते कि आप अभी नहीं हुआ है। जितना पॉल्यूशन पहले था उतना पॉल्यूशन नहीं है अभी। और जगह जगह मतलब वो गाड़ियाँ लेके जा रही है, गाँव से पानी का छिड़काव कर रहे हैं। बिल्कुल, स्मोक टावर भी खुले हैं, तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। कोशिश जारी है, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। अच्छा मैम, नशे की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी जो है पंजाब के अंदर कहते हैं कि नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, लेकिन अगर बात करें दिल्ली की तो विपक्ष भी आरोप लगाता है। तो और हम भी मीडिया है तो हम भी देखते रहते हैं, पब्लिक सर्वे करते रहते हैं। तो दिल्ली में तो जो है वो, अगर हम लाइसेंस की बात करें तो नए लाइसेंस भी बन रहे हैं शराब के ठेकों के। प्लस में दूसरी चीज़ क्या है कि पहले तो एक बार को जो ठेके होते थे वो पब्लिक प्लेस पे, यानी कि सार्वजनिक स्थान पर या धार्मिक स्थान पर नहीं खुलते थे। अब की बार तो ये आपकी बार पब्लिक प्लेस पे भी और धार्मिक स्थानों पे भी खुल रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले मैं, और छुट्टियों की भी मैं बताऊं आपको, पहले 3 छुट्टियाँ, 21 छुट्टियाँ थी, अब की बार 3 छुट्टी कर दी है ठेके वालों की। ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री है।
ठीक है, अरविंद केजरीवाल के हाल में ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो पूरे भारत को चला सके, और ऐसा भी नहीं है कि ये ठेके सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में खुल रहे हैं। हम तो जिस दिन से पैदा हुए हैं या उससे पहले से भी हम देखते चले आ रहे हैं, ठेके तो पहले भी थे और आज भी हैं। आज कोई नया ठेका नहीं खुल रहा है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए सर। पहले ठेके सरकारी थे, वो सरकारी जगहों पर खुले थे। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इन ठेकों का निजीकरण किया है। अगर अब कोई क्षेत्र कोई ठेका निजी व्यक्ति के हाथ में जाएगा तो वो अपने हिसाब से, जहाँ पर उसको सहूलियत होगी, जहाँ पर उसके अपने प्लॉट्स होंगे या जहाँ पर उसको कम किराए पर जगह अवेलेबल होगी, वो उसको वहाँ पर खुलेगा। सिर्फ ये स्थान परिवर्तन है, और ऐसा नहीं है कि इतने सारे ठेके खुल गए हैं। जबकि जितने ठेके पहले दिल्ली में थे, आज भी उतने ही ठेके हैं, बल्कि 5 या 6 ठेके दिल्ली में कम हुए हैं। तो धार्मिक स्थान और पब्लिक प्लेस की बात करें तो देखिए, धार्मिक स्थान और पब्लिक प्लेस की आप बात करें तो इसमें अंदर एक क्राइटेरिया है कि आप धार्मिक स्थान और पब्लिक उस पर स्पोर्ट्स पर आप ठेके नहीं खोल सकते। उससे 200 मीटर की दूरी पर आप ठेके खोल सकते हैं। लेकिन अब वो प्राइवेट लोगों ने इतना मतलब वो किया है, उसमें भी एक प्रावधान है। उसमें हम जो जहाँ पर ठेका है उसके आसपास के एरिया के अगर 50-100 लोग अगर एक एप्लीकेशन लिख के दें कि हमें यहाँ पर ठेका खुलने से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उस ठेके को वहाँ से हटाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो अगर जनता को परेशानी है तो वो आए सामने और एक एप्लीकेशन लिखित रूप में समस्या तो दी। बीजेपी का क्या है सर, अगर ठेके खुल रहे हैं, अगर शराब की कीमत बढ़ा दी तो भी उन्हें परेशानी है, उन्हें तो मुद्दा बनाना है। अगर शराब की कीमत कम है तो भी उन्हें मुद्दा बनाना है। तो सर ऐसे खाली सिर्फ बोलने से या मुद्दों से राजनीति मतलब भटकाव है ये। ठीक है मैम, एक्चुअली क्या है कि ठेकों का निजीकरण हुआ है जी। ऐसे तो बीजेपी सरकार भी सारी चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को निजीकरण करती जा रही है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का। तो बीजेपी सरकार जो कर रही है, फिर आम आदमी पार्टी भी तो वही कर रही है। तो अब फिर उनका विरोध क्यों किया जाता है बीजेपी सरकार का? बिल्कुल, इस बार मैं ज़रूर कुछ कहूँगी और बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन मुझे इस तरह के मुद्दों पर बोलना बहुत अच्छा लगता है सर। देखिए, बीजेपी, आप इन चीज़ों में फ़र्क देखिए। दिल्ली सरकार ने कौन से डिपार्टमेंट को निजीकरण किया, कौन से डिपार्टमेंट का निजीकरण किया, और बीजेपी किस डिपार्टमेंट का निजीकरण कर रही है? बीजेपी ने जिन डिपार्टमेंट का निजीकरण किया उसका सीधा सीधा अफेक्ट आम जनता पर पड़ता है, उससे महंगाई बढ़ रही है। और मुझे नहीं लगता कि शराब का निजीकरण होने से या उसका होने से कि आम जनता को कोई परेशानी है। अच्छा मैम, चलिए ये तो पोल्यूशन की बात होगी, जमुना की बात करते हैं। जमुना साफ़ नहीं हुई है, जमुना के ऊपर क्या बोलेंगे? क्योंकि 7-8 साल से तो केजरीवाल सरकार है दिल्ली के अंदर, जमुना भी साफ़ नहीं हुई है। नहीं, जमुना, विपक्ष तो आरोप लगाता है। देखिए, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है। अगर विपक्ष से हम एक सवाल पूछें कि क्या गंगा की सफाई में उन्होंने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, मेरे पास तो शायद हिसाब भी नहीं है उन करोड़ों का। इतने करोड़ रुपए वो खर्च करके गंगा की सफाई नहीं कर पाए, और आज हमसे जमुना की सफाई के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जमुना साफ़ नहीं हुई है, इसमें काम चल रहा है और बहुत अच्छे से काम चल रहा है, साफ़ सफाई जारी है, उस पर ज़रूर काम होगा। जनता से, सबोली वार्ड की जनता से यही अपील है कि आप आम आदमी पार्टी को वोट करें, आम आदमी पार्टी को वोट करें और ऐसे नेता को वोट करें जो आपके बीच का है, जो आपका अपना नेता है। जनता को कैसा नेता चाहिए? जनता को बिल्कुल बिल्कुल जनता को वो नेता चाहिए जो उनके बीच का हो, जो उनके लिए सुनवाई करे, जो उनके लिए काम करे। चलिए, आप देख रहे थे कुसुम तोमर जी यहाँ पर हर मौजू पर बेबाकी से बोलती हुई नज़र आई, और जो जो क्वेश्चन इनसे पूछे गए उनके बड़े तिरछे अंदाज में इन्होंने जवाब दिए हैं। और अब की बार दिल्ली के अंदर एमसीडी में कौन पार्टी आती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब की बार जनता विकास पर वोट देगी या जातिगत समीकरण के आधार पर वोट देगी, ये जनता को फैसला करना है। वैसे जो हमारी जो राजनीति होती है वो राजनीति सर्वश्रेष्ठ वो होती है जिसमें विकास पर वोट किया जाता है। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक। मैं अनीस पठान और आप देख रहे थे नेशनल एक्सपोज मीडिया और न्यूज़ टास्क इंडिया। थैंक यू।